साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एएनएम 5272 वैकेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एएनएम 5272 वैकेंसी के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और एएनएम 5272 वैकेंसी का रिवाइज आंसर की कब तक आएगा, इससे संबंधित अपडेट के बारे में और एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जो कि कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा कल जो कि एजीटी 3446 वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जो कि जारी किया गया है, जिसमें वे सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी अभ्यर्थियों को पालन करने होंगे। और जैसा कि हमने आप सभी लोगों को पहले की वीडियो में बता दिया था कि अब जो कि यूपीटीपीएससी आयोग से जितनी वैकेंसी आई हैं, उनका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सभी जो कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये आप सभी एएनएम वाली छात्राओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि सबसे पहले जो कि एजीटी वाले छात्रों का जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसके बाद से आप लोगों का होगा। उससे पहले आप सभी लोग इन सभी नियमों को अच्छे से समझ लें और अपने सभी डॉक्यूमेंट जो कि तैयार कर लें। और देखिए, यहाँ पे एजीटी की जो डीवी जो कि स्टार्ट हो रही है वो 6 मार्च 2026 से 5 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जो कि लगभग 1 महीना तक चलने वाली है। लेकिन आप सभी एएनएम वाली छात्राओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसके इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, जो कि क्या क्या हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत हैं। तो इन सभी निर्देश को आप पॉइंट बाय पॉइंट जो कि पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट में यदि गलती होती है ऑनलाइन जो कि डीबी में, तो आपको सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और आपको ये सभी नियम पढ़ने के बाद से अगर कोई भी कमी आपको लगती है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो कि व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहाँ से आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो बात करें पहले महत्वपूर्ण निर्देश की, कि अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र तथा अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल uptpsc.gov.in के माध्यम से ही अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम जैसे ईमेल, डाक या फिर व्यक्तिगत प्रस्तुति आदि से भेजे गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो कि जब आपको डेट दिया जाएगा, जैसे कि एजीटी का जो डीवी डेट दिया गया है 6 मार्च 2026 से, तो 6 मार्च 2026 से यूपीटीपीएससी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक जो कि लिंक आ जाएगा, जिससे एजीटी की डीवी जो कि होने लगेगी और जो कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो जो कि ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में यह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करें नियम नंबर 2 की। 2 क्या है कि अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित तिथि एवं समयावधि तक सक्रिय रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लिंक स्वतः ही निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे तथा अभिलेख अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आयोग ने जो भी निर्धारित समय दिया है ऑनलाइन डीबी का, और आप सभी का जो भी ऑनलाइन डीबी का निर्धारित समय देगा, उसके बीच में आपको अपने ऑनलाइन डीबी कराना होगा। उसके बाद से आपको कोई भी दोबारा मौका आयोग नहीं देगा। उसके बाद बात करें जो कि महत्वपूर्ण निर्देश नंबर 3 की, कि लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालेंगे। उसके पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, उस पर एक जो कि ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। उक्त ओटीपी को प्रविष्ट करने के उपरांत अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यानी कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो कि ओटीपी आएगा, जिसके बाद से जो कि आपका फॉर्म जो कि लॉगिन हो जाएगा और आगे के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करें चौथे नंबर के निर्देश की। सबसे इम्पोर्टेंट चौथा नंबर का निर्देश है कि अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होंगी, जिसमें चेहरे पर अत्यधिक चमक या फिर छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा ठुड्डी से लेकर शिखर तक स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
फ़ोटो के बैकग्राउंड में हल्का सफ़ेद या फिर हल्का ग्रे होना चाहिए। फ़ोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या वस्तु नहीं दिखाई देनी चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ यानी कि नेचुरल एक्सप्रेशन रखें। आंखें खुली और सीधी कैमरे की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फ़ोटो की साइज़ की बात करें तो 50 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होनी चाहिए। तो आपका जो भी फ़ोटो होगा उसका बैकग्राउंड कैसा, वाइट या फिर हल्का ग्रे होना चाहिए। और जितना भी आपका फ़ोटो होता है उसमें 75% हिस्सा जो होता है उसमें सिर्फ आपका सिर होना चाहिए। बात करें 5वें नंबर निर्देश की कि विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपलोड किए गए अभिलेखों को देखा जा सकता है और अपलोड किए गए अभिलेखों को संशोधन किया सकता है। यानी कि जब तक जो कि 1 महीने का समय दिया गया है उसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और आपके डॉक्यूमेंट में आपको लगता है कोई गलती है तो फिर आप उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जब तक उसका समय दिया गया है तब तक। अब उसके बाद बात करें 6वें नंबर के पॉइंट की। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय, विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संवर्धित अर्हता आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसको सुस्पष्ट और जो कि पठनीय लगाइएगा। बात करें पॉइंट नंबर 7 की कि यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंक पत्र, प्रमाण पत्र पृथक पृथक हैं, जैसे 2007 से पहले जो भी इंटर करता था उसकी हाई स्कूल में 2 जो कि एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट मिलते थे, और 12th में भी ऐसा होता था। तो ऐसे जिनके पास मार्कशीट हैं वो जो कि एक साथ उनको जो कि मर्ज करके स्कैन करके PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि PDF का जो फाइल होगा उसका कम से कम आकार 200 KB का होगा और अधिकतम आकार 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करें पॉइंट नंबर 8 की तो अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जो कैटेगरी आप सिलेक्ट किए हैं, शैक्षिक विवरण आदि अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टि एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण से भिन्नता की स्थिति में सुसंगत एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। भिन्नता के संबंध में आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तो साथियों, सभी अभ्यर्थियों के लिए 8वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी अभ्यर्थी के किसी न किसी डॉक्यूमेंट में ज़रूर गलती है तो वो उसके लिए क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवा लेंगे और एफिडेविट वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लगा दीजिएगा। बाकी आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आपके लिए मान्य होगा। बात करें पॉइंट नंबर 9 की कि अपलोड किए गए अभिलेख की सत्यता, वैधता और प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है तथा अभिलेखों के सत्य, अवैध, कूटरचित व भ्रामक होने की स्थिति में जो कि अभ्यर्थी का अभ्यर्थन जो कि निरस्त किया सकता है। बात करें पॉइंट नंबर 10 की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 की बात करें तो आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 12वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों कि आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाइएगा आप पूरा इंटरनेट और सर्वर के साथ बैठिएगा, क्योंकि इंटरनेट, सर्वर, डिवाइस या अन्य किसी तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें। 13वां पॉइंट है कि वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने पर अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई, अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसीलिए समय से आप अपना जो कि DV कंप्लीट कर लें।
बात करें पॉइंट नंबर 14 की, कि अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र अहर की पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष या अतिरिक्त जो सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। 15वां पॉइंट है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने वाले अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथा समय जो कि घोषित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 16 है कि उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा, जो भी नियम दिए गए हैं। अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति और स्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। 17वां और लास्ट है कि अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होते हुए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत अभिलेख अपलोड करने के संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी और अभिलेख अपलोड करने के संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म प्रदर्शन होगा, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकेंगे। तो देखिए, जो भी ऑनलाइन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो इन्हीं शर्तों के मुताबिक होने वाला है। तो यदि आप ANM 5272 वैकेंसी की छात्रा हैं तो आप इन सभी पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा, और आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करके पूछ सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।